साथियों, वेलकम बैक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, जो समान विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में, उसी में जो बचा हुआ था भाग, उसको आज देखेंगे हम। और हम लोग पढ़ रहे थे जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन के बारे में हमने काफी कुछ बताया। तो चलिए उसी को आगे ले चलते हैं और आज देखते हैं सॉल्यूशन से जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिससे कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न या संख्यात्मक आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते, उस सेक्शन को, उस खंड पर हम आज बात करें। लेकिन पहले जो पढ़ लिए सॉल्यूशन में उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ, 2-4 क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए और मेमोराइज कीजिए कि क्या आप पढ़े वो याद है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि होमोजीनियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कण या विलेय के कणों का आकार कितना होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो बहुत लोगों का सही है जवाब। इसी तरह से आप लोग याद कीजिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। दूसरा सवाल कि सस्पेंशन में विलेय के कणों का आकार होता है, सस्पेंशन निलंबन में कितना होता है। तो सस्पेंशन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होता है। तीसरा सवाल, दूध एक घोल है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। दूध एक घोल है, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस। तो आंसर होगा हेट्रोजीनियस। चौथा सवाल कि पनीर एक उदाहरण है सस्पेंशन का, कोलोइड का, जेल का या इमल्सन का। क्या आंसर होगा, जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो पनीर एक एग्जाम्पल है जेल का। एक और सवाल, दूध में विलायक किस अवस्था में होता है। दूध में विलायक किस अवस्था में होता है, जल्दी। तो दूध में विलायक और विलेय दोनों क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, उसमें कोई भी सॉलिड स्टेट में नहीं होता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक तालाब का जल उदाहरण है किसका, सस्पेंशन का, कोलोइड का, इमल्सन का, किसका। तो हमने बताया था कि तालाब का, नदी का, ये सब का जो जल होता है वो सस्पेंशन का उदाहरण। लास्ट सवाल कि किसी भी घोल में विलायक होता है, विलायक होता है डैश। क्या आंसर होगा, किसको विलायक कहते हैं। ऑप्शन है जो ठोस अवस्था में होता है, जो द्रव अवस्था में होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। क्या आंसर होगा। तो हमने बताया था कि विलायक जब भी होगा उसको द्रव, ठोस, गैस से कोई मतलब नहीं। मतलब है जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक, जो कम मात्रा में है वो विलेय। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है और इसी तरह से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाए। अब जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में, इसमें बात होगी घोल या सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ की, ताकत की। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या घोल की ताकत को किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, आकलन करते हैं, इसी पर एक नजर डालें। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जो नहीं पढ़े उनको नीरस लगेगा, और नीरस लगेगा और इससे भागेंगे तो फिर आपको एग्जाम में काफी परेशानी हो। एक चीज ध्यान रखना है, जो विषय नीरस होता है वही एग्जामिनी के लिए, जो परीक्षार्थी उनके लिए टफ सेक्शन हो जाता। थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट बनाएंगे तभी जाकर के वो चीजें समझ में आए। तो घोल की ताकत मतलब क्या। तो ताकत मतलब यहां लड़ना, उठा पटक नहीं करना, कुश्ती नहीं लड़ना कि कौन किसको हरा देगा। जो हरा देगा वो ताकत उसकी ज्यादा है, जो हार गया उसकी ताकत कम है। तो कुश्ती नहीं लड़ना। ताकत का मतलब हमेशा एकदम लठ मार वाला नहीं समझना। ताकत मतलब क्षमता, घोल की जो आंकते हैं
तो उसमें विलेय के क्वांटिटी पर ध्यान रखा जाता। जैसे कि हम एक एग्जांपल दें कि स्पंज है रसगुल्ला और एक है गुलाब जामुन, दोनों के लिए घोल बनाया आपने और दोनों के घोल में चीनी और पानी का ही मिश्रण है। चाहे स्पंज बनाए तो गुलाब जामुन बनाए तो दोनों के लिए चाशनी बनाना पड़ेगा, लेकिन स्पंज की चाशनी में चीनी कम लगेगा और गुलाब जामुन की चाशनी में चीनी ज्यादा लगेगी। तो चीनी ज्यादा है गुलाब जामुन की चाशनी में, अर्थात गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी बनता है उसकी स्ट्रेंथ जो है, ताकत है, वो स्पंज की तुलना में ज्यादा। तो ताकत कैसे मापा? तो उसके क्वांटिटी से मापा कि विलेय किस रूप में है। और जब स्ट्रेंथ हम केमिस्ट्री में या साइंटिफिक तरीके से मेजरमेंट करते हैं तो घोल की ताकत को मापने का 3 आधार है सामान्यता। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है घोल की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें करना क्या है? तो विलायक और विलेय की मात्रा को अध्ययन करना है कि विलायक के हिसाब से विलेय कितना मिला हुआ, और उसी को हम घोल की ताकत कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहेंगे या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। बात एक ही, और कोई अंतर नहीं। तो ध्यान रखना यहां पर जो आकलन करना है वो 2 चीज, और वो आकलन है विलायक या विलियन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा का मापन। बस यही ध्यान रखना, यही काम यहां पर होगा। तो काम क्या होगा? घोल की ताकत जब भी बात आएगी तो या तो विलायक में या नहीं तो विलियन में। विलियन किसको कहते हैं? तो विलायक और विलेय को मिला दिए तो विलियन, मतलब घोल है। तो या तो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। विलेय किसको कहते हैं? तो जो घुलता है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो सॉल्यूट है। तो विलेय की मात्रा का मापन करेंगे तो यही प्रक्रिया घोल की स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें टोटल फोकस इस विलेय पर है कि जो घुला हुआ है उसकी मात्रा कितनी है। लेकिन मात्रा यहां किलो से, पसेरी से, क्विंटल से नहीं होता। जो हम लोग दैनिक जीवन में तौलते हैं तो वहां केजी आता है, पसेरी आता है, क्विंटल आता है, टन आता है। यहां तो नहीं है, तो बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में है। और इसलिए यहां पर टोटल काम जो होगा वो मोल के हिसाब से होगा या ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से होगा। तो ध्यान रखना है कि यहां विलेय के मोल या ग्राम इक्विवेलेंट पर आपको ध्यान रखना कि जो भी विलेय का मेजरमेंट होगा वो विलेय का मेजरमेंट यहां 2 तरह से होगा। एक जो मेजरमेंट होगा वो ग्राम तुल्यांक के आधार पर, जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो मेजरमेंट होगा वो ग्राम अणु या इसी को मोल कहा जाता है। तो मोल के आधार, तो ये ग्राम अणु या मोल, जिसको हम लोग MOL से सूचित करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो जब भी विलेय देखना होगा घोल की ताकत में, विलायक में या विलियन में, तो ये चीज या तो ग्राम इक्विवेलेंट के आधार पर देखेंगे या ग्राम अणु या मोल के आधार पर देखेंगे कि किसी सॉल्यूशन जो दिया गया है उस सॉल्यूशन के विलायक में कितना ग्राम अणु है या विलियन में कितना ग्राम तुल्यांक है या ग्राम अणु है। ग्राम अणु का ही दूसरा नाम मोल है। ये यौगिक के कॉन्सेप्ट में मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। या तो इसको मोल कहें या ग्राम अणु कहें, बात एक ही है। तो यही 2 चीजों पर आपको ध्यान रखना है। किसी भी घोल के स्ट्रेंथ का जब मेजरमेंट करेंगे, घोल की ताकत को मापेंगे कि कितना उसमें विलेय है, तो विलेय का क्या देखना है? तो या तो उसका ग्राम तुल्यांक देखना है और नहीं तो ग्राम अणु या मोल देखना। अब इन दोनों का मेजरमेंट विलायक और विलियन के आधार पर जब करेंगे कि विलायक में कितना है और विलियन में कितना है, इन दोनों का मेजरमेंट, तो 3 तरह का यहां पर यूनिट की बात आती है। और यही 3 यूनिट आपको समझना, जिसमें पहला यूनिट है नॉर्मलिटी, ये ध्यान रखना। दूसरा जो यूनिट है उसका नाम है मोलरिटी, और तीसरा जो यूनिट है इसका नाम है मोललिटी। बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड, ये ध्यान रखना। और ये मिलता जुलता है इसलिए एग्जाम में कंफ्यूजन होता है।
तो 3 वर्ड आ गया, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोलालिटी। हिंदी भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे यहां पर जो देख रहे हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है अंग्रेजी में। लेकिन आपको अंग्रेजी थोड़ी सी जाननी है, अंग्रेजी से भागना नहीं है। दोनों का थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से एक बैलेंस तैयारी कर सकते हैं। तो यहां 3 टर्म आ गया, अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोलेलिटी, हिंदी में नर्मलता, मोलरता और मोललता। थोड़ा थोड़ा सा अंतर। एक बच्चा मोलरता और मोललता बोलेगा तो आप कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर रैक को ल ही बोलते हैं। अगर देखेंगे बोल करके तो बोलेगा तो कंफ्यूज कर जाए। और यही स्थिति हमारे साथ भी होती है कि हम भी जब एग्जाम में बैठे तो बच्चे ही बन जाते हैं। अब मोलरता दे दिया, अब अच्छा क्वेश्चन देखा, कंफ्यूज कर रहा है मोलरता में क्या था, मोललता में क्या था। मोललता में घुस जाएगा और मोललता में घुस जाएगा और परिणाम से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसीलिए एग्जाम में ज्यादा पूछता है। नर्मलता अलग है, ये दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। मोलरता और मोललता, यहां मोलरिटी और मोलेलिटी। आजकल नई शिक्षा नीति आई है, अंग्रेजी पर बहुत उसमें फोकस करके कुछ चीजें बताई गई। तो नई शिक्षा नीति को थोड़ा सा अध्ययन करना है कि क्या है उसमें, जो हम हो सकता आने वाले समय में एक वीडियो के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर बात भी करें, ताकि आपको आइडिया रहे कि भारत में शिक्षा किस स्तर पर और किस दिशा में जाने वाला है। आगे भविष्य में जो अगली पीढ़ी आ रही है उनको शिक्षा के लिए कैसे तैयार होना। तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और इसलिए एग्जाम में पूछेगा। तो तीनों को एक एक करके देखें। इन तीनों में यही समझना है, यही जानना है कि विलायक या बिलियन में ग्राम तुल्यांक या ग्राम अणु या मोल की संख्या कितनी है, यही कैलकुलेट करेंगे तो घोल की ताकत का पता चल जाए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ यहां पर कंफ्यूजिंग नहीं है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, आप चीजों को बता पाएंगे बिल्कुल आसानी से। जिसमें हम पहला आपको बताने जा रहे हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी, जिसको हमने कहा कि नॉर्मलिटी या नॉर्मलता, तो नॉर्मल कहते हैं इसको। और ध्यान रखना है कि इस नॉर्मलिटी या नॉर्मलता को या नॉर्मल को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, ध्यान रखना। मतलब केमिस्ट्री में ये लिख दे कि किसी घोल की नॉर्मलता 1n है, सिंपल लिख दे। तो 1n है मतलब उसकी नॉर्मलिटी 1 है। नॉर्मलिटी के लिए n को दर्शाया जाता है। यही अगर फोर्स में लिखते हैं फिजिक्स में तो n का मतलब न्यूटन हो जाता। तो सिंबल अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग है। केमिस्ट्री में n लिख दिया किसी सॉल्यूशन के लिए तो समझना उसकी नॉर्मलता कितना है, 1 2 3 देगा। तो ये n से सूचित करेगा। अब यहां क्या है कि नॉर्मलिटी में हम लोग को जानना है बिलियन में विलय की मात्रा को। मतलब यहां पर जो आकलन करना है वो किसके आधार पर, तो बिलियन जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में घोल कहते हैं, तो बिलियन या घोल में विलय की मात्रा देखनी है। विलय की मात्रा, इसको निकालना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप नॉर्मलिटी पढ़ें तो नॉर्मलिटी में आपको लेना क्या है, सॉल्यूशन लेना, और सॉल्यूशन में निकालना क्या है, तो सॉल्यूट की मात्रा को। बिलियन में विलय की मात्रा को, कितना घुला हुआ, लेकिन किस रूप में। तो एक चीज बहुत कॉमन है, वो ध्यान रखना कि जब भी आपको नॉर्मलिटी की बात आ जाए, नॉर्मलता पूछ दे, तो आप जब भी नॉर्मलता निकालें तो ये नॉर्मलता जब भी निकालेंगे तो ध्यान रखना है नॉर्मलता 1 लीटर बिलियन के लिए निकलेगा। ये ध्यान रखना है, 1 लीटर बिलियन में मापन किया जाता है। ये ध्यान रखना है, मापन किया जाता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। मतलब आपको जब भी निकालना है नॉर्मलिटी तो उसका जो सॉल्यूशन लेना है वो 1 लीटर लेना है। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, जल्दी बताएं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। मतलब 1 लीटर लिखें या 1000 ml लिखें, बात एक ही है। ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर। तो ये ध्यान रखना है
कि अगर वॉल्यूम लीटर में है तब तो ठीक है, और अगर एमएल में है तो लीटर में आपको कैलकुलेट करना। तो जितना भी दिया रहे उसमें आप हमेशा 1 लीटर में कैलकुलेट करें, और 1 लीटर में अगर विलेय की मात्रा कैलकुलेट कर लेंगे तो वही विलेय की मात्रा क्या कहलाएगा, नॉर्मलिटी कहलाएगा। और कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है विलेय के ग्राम तुल्यांक को, ये ध्यान रखना, ग्राम तुल्यांक की संख्या, जिसको हम ग्राम तुल्यांक को ई से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखना है, ई। तो ई ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आया है। तो सिंपल कहा जाता है नॉर्मलिटी एन के बारे में कि किसी बिलियन के 1 लीटर घोल में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में या प्रति लीटर बिलियन में, बात एक ही है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या अगर निकालें, कितना संख्या में ग्राम तुल्यांक है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलिटी कहलाएगी, जिसको सूचित किससे कर रहे हैं, एन से। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ देगा एकदम स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में कि किसी घोल के 1 लीटर में मौजूद विलेय के ग्राम तुल्यांक को कहा जाता है क्या, तो नॉर्मलता कहा जाता है। मतलब अगर 500 ml में दिया है तो आपको 1 लीटर में निकालना है, 2 लीटर में दिया तो 1 लीटर में निकालना, और कैलकुलेट कर लेना है किसको, ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब सिंपल अगर स्टेटमेंट लिखें तो लिख सकते हैं प्रति लीटर घोल में, प्रति लीटर घोल में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को, ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है, नॉर्मलता कहा जाता है। बिल्कुल एक स्टेटमेंट। तो जब भी निकालना है 1 लीटर घोल में निकालना है और विलेय की मात्रा निकालना है, विलेय की मात्रा क्या निकालना है, तो ग्राम तुल्यांक निकालना, जिसको ई से सूचित करते हैं। तो एक एक नियम पढ़े हैं और एक एक नियम को यूज करना। अर्थात अगर आपको नॉर्मलता बराबर पूछ दे तो नॉर्मलता अगर पूछ दे तो नॉर्मलता का फॉर्मूला जो निकलेगा इस स्टेटमेंट से, तो नॉर्मलता बराबर क्या करेंगे, वेट बटा वॉल्यूम गुना 1000 और बटा ई, ये कर देंगे तो नॉर्मलता मिल जाएगा। अर्थात एन बराबर लिख सकते हैं वेट बटा वॉल्यूम और गुना 1000 बटा ई। क्यों हुआ ऐसा, तो आपको वेट देगा विलेय का और वॉल्यूम दे देगा। तो वॉल्यूम दिया वेट में, वेट को दिया वॉल्यूम में, जितना वॉल्यूम देगा आपको निकालना कितना, 1 लीटर में, इसलिए इतना वॉल्यूम इतना, तो 1 लीटर के लिए 1000 है। अगर लीटर में दे दिया तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहां ध्यान 1000 लीटर में निकाल दिए और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मान जितना उससे भाग दे दिए तो संख्या मिल जाए। अर्थात ये एन बराबर जो है, ये ध्यान रखना है कि W बटा V गुना 1000 बटा ई होता। अब यहां ई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना। अब यहां हम लिख रहे हैं ई बराबर क्या है, तो ग्राम तुल्यांक है, किसका, विलेय का, ग्राम तुल्यांक कहते हैं। और ई का मान जो निकलता है वो ध्यान रखना है कि विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार जो भी है मॉलिक्यूलर वेट, और इसको भाग दे दें किससे, तो उस विलेय में मौजूद धन आयन की संख्या से, धन आयन की संख्या से अगर भाग दे देंगे तो ई का मान मिल जाए। ये ध्यान रखना। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट जो लेना है विलेय का, वो कैसे लेना है, तो जो विलेय दिया उस विलेय का अनुभार ले लेना है और उसमें मौजूद धन आयन की संख्या से क्या करना है, भाग दे देना। तो भाग दे देंगे तो हमको विलेय की मात्रा के आधार पर ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल ले रहे हैं इधर कि अगर एग्जांपल लें ग्राम इक्विवेलेंट का, कि कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना, कोई निकाल के बताएं कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर निकालना है ई बराबर, तो क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट और बटा इसमें मौजूद पॉजिटिव आयन की संख्या, टूटता है तो क्या बनता है बोलेंगे, तो Ca+2 और प्लस CO3-2। तो +2 धन आयन कितना है, पॉजिटिव आयन 2 है,
और बता क्या कर देंगे, इसका मतलब 2 से भाग दे देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 होता है ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन मतलब 48, तो टोटल हो गया 100, 40 12 52 और 48 100, तो 100/2 मतलब 50, अर्थात ई किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का जो ई होता है वो कितना होता है 50। मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट खिला हुआ है तो ई का मान आपको कितना लेना है 50 लेना। मतलब जो देगा उसका मॉलिक्यूलर वेट को आप पॉजिटिव आयन की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे दे, तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए, और तो कुछ करना नहीं है। अब इतना हो गया तो आप इसके हिसाब से जो भी नॉर्मलता पूछेगा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव में हो गया इतना चीज कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन चीजों को ध्यान देते हैं। तो नॉर्मलता बराबर वेट बटा वॉल्यूम गुना 1000/E, ये ध्यान रखना है। जहां वेट दिया गया, विलेय का भार है, दिया गया सॉल्यूशन का V बराबर घोल का आयतन है 1000 1 लीटर में निकालने के लिए, और ये क्या है, विलेय का ग्राम तुल्यांक। इतना कर देंगे तो ग्राम तुल्यांक में मैंने बता दिया कि निकालते कैसे हैं। तो जितना विलेय का मॉलिक्यूलर वेट है उसके धन आयन की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमको जो संख्या मिलेगा वो ग्राम इक्विवेलेंट कहलाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, इसमें 2 प्लस आए तो 2 से भाग दे दिए, तो 100/2 बराबर 50। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना 50। मतलब यहाँ ई अगर घोल में कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है तो ई कितना लेंगे 50 में। अब जो नंबर आएगा कैलकुलेट करने के बाद ये इस घोल की क्या बता देगा, नॉर्मलिटी बता देगा। तो पहले इतना ध्यान रखें नॉर्मलिटी के बारे में। अब नॉर्मलिटी के जगह जो दूसरा टर्म है वो है मोलरिटी। तो बिल्कुल हमने कहा है मोलरिटी और मोलरिटी को कंफ्यूज नहीं करना। एग्जामिनर जानता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और इसीलिए वो अक्सर सवाल पूछता रहता। तो अब चलते हैं, देखते हैं मोलरिटी को। नॉर्मलिटी देख लिया आपने, अब मोलरिटी को देखते हैं। तो दूसरा जो टर्म है वो है मोलरिटी। मोलरिटी हिंदी में मोलरता। मोलरता अभी क्या था, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता में हमने कैलकुलेट किया क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर ज्यादा चक्कर नहीं है, नाम से स्पष्ट है। यहां जो कैलकुलेट करना वो विलेय का मोल कैलकुलेट करना है, और इसलिए यहां टर्म मोल आया। तो यहां भी मोल आया है और यहां भी, दोनों में मोल ही देखना। लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, इसलिए यहां नाम मोलरता है और यहां मोललता। लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देना है कि जब मोलरिटी की बात आ जाए तो यहां जो आकलन करना है, जो मापन करना है वो किसका, तो मापन करना है विलेय के ग्राम अणु या इसी को हम मोल कहते हैं। पुराने लैंग्वेज में ग्राम अणु लिखा जाता था, लेकिन जब ऐसा ही पत्ते में मोल आ गया तो ग्राम अणु का नाम मोल हो गया। तो या तो हम मापन कर लें विलेय का ग्राम अणु कितना है या मोल कितना है, तो यही हमको मोलरता बता देगा। ये ध्यान रखना। मतलब मोलरता जब भी पूछे तो आपको ध्यान देना है कि हमको निकालना है किसका, विलेय का ग्राम अणु या मोल, एक ही चीज। और जो निकालना है ये निकालना है विलेय किस में, तो बिलियन में। ये ध्यान रखना है बिलियन में, बिलियन या इसी को हमने कहा, इसी को घोल कहते हैं, घोल भी लिख सकते हैं। घोल में विलेय के मोल की संख्या निकालना होता है, मोल की संख्या। ये ध्यान रखना। मतलब जो कैलकुलेट करना है वो बिलियन में करना है, घोल में करना है, और क्या करना है, विलेय की मोल को और निकालना किस में है, बिलियन में, घोल में। एकदम कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना है किस में निकाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, चीजें आपको स्पष्ट नहीं रहेगी तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहां क्या करना है कि यहां भी जो मोलरता निकालते हैं वो निकालते हैं प्रति लीटर घोल में, प्रति लीटर बिलियन, या इसी को हम घोल कह रहे हैं, बिलियन कहें या घोल कहें, बात एक ही। तो प्रति लीटर बिलियन में ही निकालना। जैसे वहां पर प्रति लीटर बिलियन में ही निकाले थे अभी,
जब नॉर्मेलिटी निकाले। तो यहां भी प्रति लीटर में जितना भी देगा आपको जब भी निकालेंगे 1 लीटर में निकाले। जब भी स्ट्रेंथ निकलेगा 1 लीटर के हिसाब से निकलेगा, यूनिट और वॉल्यूम में निकलेगा, यूनिट आयतन में निकलेगा। मतलब प्रति लीटर विलयन या घोल में विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहा जाता है। ये बिल्कुल आसान। तो यहां पर मोल है इसलिए कोई चक्कर ही नहीं। वहां ग्राम इक्विवेलेंट था इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे। तो हम मॉलिक्यूलर वेट को पॉजिटिव आयन की संख्या से भाग देकर ई निकाले। यहां मोल है और मोल को एम से सूचित किया जाता है, ये ध्यान रखना है, मोल है। अब यहां पर मोल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट। हमने कहा था कि सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट दोनों मिला जुला टॉपिक है, अगर वहां समझे तो यहां समझ जाए। तो 1 मोल में क्या होता है, किसी भी अगर यौगिक को ले लें तो 1 मोल में कितना वजन होता है, तो यौगिक के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, अनुभार, मतलब अनुभार ही ले लेना। तो अनुभार ले लेंगे तो हमको भाग दे देंगे अनुभार से, तो टोटल मोल की संख्या मिल जाए। और यहां जो सूचित करना है वो एम से सूचित करना है, मोलरता। तो ध्यान रखना है, मोलरता जो सूचित होता है एम से। तो मोलरिटी बराबर लिखें, मोलरिटी बराबर अगर निकालना है तो मोलरिटी लिखेंगे तो क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, वेट लिखेंगे, नीचे वॉल्यूम लिखेंगे, गुना 1000 कर देंगे और बटा एम कर देंगे। इतना ही से मतलब। जहां W क्या है, तो विलेय का भार है, विलेय का भार है। V क्या है, तो घोल का या विलयन का आयतन, घोल का आयतन है। और M क्या है, तो विलेय का अनुभार है, मॉलिक्यूलर वेट। बस इतना ही तो करना है, क्योंकि यहां मोल ही निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे, जितना वेट है उसके हिसाब से तो हमको मिल जाएगा मोलरिटी का मान। अब यहां अगर m लिखें, m बराबर, तो m चूंकि मोलरिटी को m से सूचित करते हैं, m बराबर लिख सकते हैं W बटा V गुना 1000 बटा m। अब यहां हमने जो बताया वही चीज यहां फॉर्मूले में मेंशन किया गया। विलेय का भार दे देगा, आयतन दे देगा, लेकिन आपको निकालना है कितना में, 1 लीटर में। इसलिए हम 1000 से गुना कर रहे हैं कि अगर जितना में दिया है 1000 निकालेंगे तो 1 लीटर में वैल्यू मिल जाएगा। एम से क्यों भाग दिया, क्योंकि एम मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो इस वेट में मॉलिक्यूलर वेट से भाग पड़ेगा तो हमको मोल की संख्या मिल जाएगी। और ये मोल किसका होगा, विलेय का होगा। और जब मोल की संख्या विलेय का निकाल लेंगे विलियन में, तो डेट इज कॉल्ड विलियन का क्या, मोलरिटी। तो ये ध्यान रखना। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हम निकालने के लिए पहले भी बता चुके हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो क्या करते हैं, तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 गुना 3 तो करते हैं, तो क्या होता है 40 प्लस 12 और प्लस 48 बराबर 100। मतलब यहां 100 से ही भाग दें। ग्राम इक्विवेलेंट में क्या किए थे कि इसको 2 से भाग दिए थे, चूंकि इसका पॉजिटिव आयन था और पॉजिटिव आयन 2 से भाग दिए थे, इसलिए 50 आ गया। तो ई का वैल्यू 50 आया था। अभी यहां एम का वैल्यू कितना आया है, 100 आया। क्योंकि यहां पर मोल निकालना है, वहां ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये मोलरिटी को ध्यान रखें। अब यहां के बाद तीसरा टर्म, और तीसरा टर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, हम इसको मिटाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, अब मोलरिटी के बाद तीसरा टर्म जब तीनों पढ़ लेंगे और जब इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आवर लेकर आएंगे तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे हम 1-2 नमूना आज भी पेश करेंगे क्वेश्चन के तौर पर, जो आप चीजों को आसानी से समझ पाए। तो तीसरा जो टर्म है यहां, उसका नाम है मोललिटी। इसको कहते हैं मोललता, मोललिटी या मोललता। तो एक था नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, मोलरिटी, मोलरता, और मोललिटी, मोललता। अब मोललता और मोलरता दोनों मिलता जुलता, और यही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो आपको ध्यान रखना। तो मोल तो जुड़ा हुआ है, तो मोल यहां भी है, मोल यहां भी था।
मतलब यहां भी मोल ही कैलकुलेट करना है। मतलब करना क्या है, तो यहां भी वही करना है, विलेय का मोल, या जो हमने कहा भी मोल को ग्राम अणु भी कहते हैं, ग्राम अणु की संख्या निकालना। ये ध्यान रखना है कि विलेय का है, यहां क्या निकालना है कि संख्या निकालना। बिल्कुल वही चीज है, कुछ अलग नहीं है कि यहां भी हम क्या निकालेंगे, विलेय का मोल या ग्राम अणु निकालें। अब यहां जो निकालेंगे विलेय का, वो बिलियन के आधार पर नहीं निकालेंगे, इसलिए थोड़ा सा नाम बदला। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां और यहां पर जो भी निकाले थे नॉर्मेलिटी और मोलिटी में, वो जो हम विलेय निकाल रहे थे वो बिलियन में निकाल रहे थे। अब बिलियन में नहीं निकालेंगे, अब किस में निकालेंगे, तो यहां निकालेंगे विलायक के आधार पर। तो विलायक में, विलायक मतलब सॉल्वेंट, तो यहां ध्यान रखना, सॉल्यूशन निकाल रहे थे, यहां सॉल्वेंट में निकालेंगे। तो विलायक में मौजूद विलेय का मोल निकालना, विलेय का मोल, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान देना। और विलायक का क्या लेना है, तो विलायक का यहां वेट लेना है प्रति किलोग्राम। यहां पर लीटर में आयतन नहीं लेना, यहां जो लेना है वो किलोग्राम में लेना। और इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है मोलरिटी और मोलिटी। तो चलिए इसको हम एक डिफिनेशन के तौर पर आपको बता देते हैं। करेंगे क्या, कहेंगे कि प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के, प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल की संख्या को प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोललता कहा जाता है। ये ध्यान रखना। तो यहां पर अभी निकाल रहे थे प्रति लीटर में, अभी क्या निकाल रहे हैं, प्रति किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम में विलायक के विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखें। और मोलरता को सूचित करते हैं एमओ से। तो यहां लिखें मोलरिटी नहीं, मोललिटी बराबर, तो क्या करेंगे, तो मोलिटी बराबर करेंगे A बटा B गुना 1000 बटा M। ये ध्यान रखना। इसको मोलिटी को हमने कहा एमओ से लिखते हैं, और एमओ से लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, A बटा B गुना 1000 और बटा क्या M। यही आपका बेसिक फॉर्मूला होगा। अब इसके आधार पर अगर ध्यान दें तो A बराबर क्या होगा, तो A बराबर होगा विलेय का भार, कि विलेय कितना खुला हुआ। B बराबर जो होगा वो होगा विलायक का भार, और M बराबर क्या, तो विलेय का अनुभार। ये ध्यान रखना। मतलब यहां जो निकाल रहे हैं वो विलायक के आधार पर निकाल रहे हैं, और बाकी जो दोनों में निकाले थे वो बिलियन या गोल के आधार पर निकाले थे। यहां भी मोल निकाल रहे हैं, यहां भी मोल निकाल रहे हैं, लेकिन यहां क्या निकाल रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे थे। तो ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल तीनों फॉर्मूला, और ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन जो पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि नॉर्मलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं विलेय का, इन दोनों में मोल कैलकुलेट करते हैं विलेय का, मोलरिटी में भी और मोलिटी में भी। दूसरा कि मोलरिटी में जब मोल निकालते हैं तो बिलियन के आधार पर निकालते हैं, किस घोल में कितना मोल है, जबकि मोलिटी में जो निकालते हैं वो हम घोल के विलायक के आधार पर, कि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का कितना मोल घुला हुआ। तो ये 3 फॉर्मूला आपको हमने बताया, इसको ध्यान रखें। थोड़ा सा वेदर खराब है, इसके कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है क्लास आज छोटा हो, तो उसको ध्यान रखना है। आगे हम चीजें, बहुत ही मौसम खराब है, बारिश होने वाली है, तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर जो हमने आपको बताया उसको हम थोड़ा सा
एक जगह एकत्रित कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। मतलब 3 टर्म पढ़ा, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी। नॉर्मलिटी को सूचित करते हैं किससे? एन से। तो मोलरिटी एन बराबर क्या लिख पढ़ाया आपको हमने? तो पढ़ाया वेट बता वॉल्यूम गुना 1000 और बटा क्या? ई। ये हो गया क्या? नॉर्मलिटी। तो एक इसको ध्यान रखना, पहला हो गया ये। दूसरा हमने बताया आपको एम मोलरिटी, और मोलरिटी बराबर क्या बताया? तो वेट बटा वॉल्यूम गुना 1000 और बटा क्या? एम। ये हो गया मोलरिटी, ये ध्यान रखना। तीसरा बताया हमने एमओ मोलरिटी। एमओ बराबर क्या बताया? ए बटा बी गुना 1000 और बटा एम। यही 3 मेजरमेंट होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के आधार। तो ये नॉर्मलता है, ये ध्यान रखना है, नॉर्मलता। ये जो है मोलरता है, और ये जो है मोललता है। यही आपको ध्यान रखना, इतना आप ध्यान रखें। बाकी इसमें अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ वेदर खराब होने की वजह से इस क्लास को यहां पर रोक रहे हैं, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसका हम लोग कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ पाए होंगे बहुत लोग, लेकिन हमको उम्मीद है कि अगला जो क्लास आएगा इसका, उसमें जब मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बहुत कठिन सेक्शन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर समझते हैं तो बिल्कुल आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले क्लास में।